हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो ज्योग्राफी ऑफ बिहार का जो भूगोल सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है ऊर्जा से संबंधित, एनर्जी से संबंधित। बिहार में ऊर्जा की क्या उपलब्धता है, कितनी डिमांड है, क्या स्थिति है, आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आज का जो सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आंकड़े आएंगे वो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के लिए भी उपयोगी होंगे, जो बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे और बिहार का भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जो ताप विद्युत जो केंद्र है जहाँ पर बिजली उत्पादन होती है, वो केंद्र कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो जल विद्युत उत्पादन के केंद्र है, उन्हें भी अच्छी तरह आज हम लोग जानेंगे, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। और उनसे संबंधित जो आंकड़े आएंगे वो ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी का भी हिस्सा होगा। इसलिए पूरा वीडियो को काइंडली आप पूरे ध्यान से देखेंगे, फिर आप समझ सकेंगे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न कितना आसान हो सकता है। तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, किसी भी अर्थव्यवस्था अथवा किसी क्षेत्र के विकास में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ऊर्जा के बिना विकास के किसी भी कार्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। उद्योग धंधों से लेकर कृषि के क्षेत्र में व्यापक रूप से और घरेलू सारे साजो सामान आज विद्युत चालित मौजूद हैं। हर अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई समाज, कोई देश प्रगति पथ पर अग्रसर है तो ऊर्जा की खपत एक मापदंड भी है कि कौन सा क्षेत्र कितना ऊर्जा का खपत कर रहा है। तो ये उसके विकास को भी दर्शाता है, क्योंकि जितना हम ऊर्जा की खपत करते हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी आर्थिक स्थिति की बेहतरी को भी इंगित करता है। इसलिए ऊर्जा की खपत जहां जितनी अधिक होगी वो क्षेत्र विकास के क्रम में उतना ही आगे दिखाई देगा। इसलिए बिहार में ऊर्जा की जो स्थिति है, जो संसाधन यहाँ मौजूद है, उन पर जाने से पहले हम लोग समझ लें कि ऊर्जा होते कितने प्रकार के हैं। तो सामान्यतः ये आप भी जानते हैं कि ऊर्जा के दो मुख्य स्वरूप है, एक परंपरागत ऊर्जा और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। तो जैसा कि बोर्ड पे मैंने पहले इसका डिवीजन पहले आप समझ लें, तो परंपरागत ऊर्जा को हम कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो जो परंपरागत ऊर्जा क्या है, तो कोयला एक ऐसा संसाधन है जो शुरू से एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। ऊर्जा के लिए सबसे मुख्य संसाधन अगर कोई है तो वो कोयला है। कोयला के पश्चात खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा के आज संसाधन है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि आज हम इसके विकल्प को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये खनिज तेल भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त होने वाले हैं। ये संसाधन भी पृथ्वी से समाप्त होने वाले हैं। तो खनिज तेल के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। लेकिन ये सर्वसुलभ नहीं है। इसके अलावा बड़े जल विद्युत परियोजनाएं जिनसे बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन किया जा सके, तो ये कुछ पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र हैं जहां से हम ऊर्जा गेन करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं। लेकिन गैर परंपरागत, ध्यान रखिएगा, गैर परंपरागत को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे हम अपारंपरिक ऊर्जा कह सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा भी हम इसे कह सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा भी हम इसे कह सकते हैं इस सेक्शन को। इसके अलावा इसे अक्षय ऊर्जा, अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, इसे अक्षय ऊर्जा भी हम लोग कहते हैं। तो ये कई नामों से जाने जाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जा। ये सामान्य रूप से इंग्लिश की बात करूं तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो ये क्या चीज है, जैसा हम लोग जान रहे हैं सौर ऊर्जा जो कभी समाप्त होने वाली, जिस दिन सौर ऊर्जा समाप्त होगी यानी सूर्य का प्रकाश समाप्त होगा, हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है। इसके अलावा पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हैं, नवीकरणीय ऊर्जा है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, उनसे हम लगातार ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। विडंबना यह है कि इस सेक्शन में अभी बहुत अधिक विकास हुआ नहीं है। बिहार के संदर्भ में मैं बात करूं तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस राज्य में। लेकिन जो परंपरागत ऊर्जा के केंद्र हैं, जो सेंटर है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर हमें फोकस पहले करना है। तो वहां पर जाने से पहले बिहार में वर्तमान में ऊर्जा की क्या स्थिति है, खपत कितनी है, प्रति व्यक्ति हम कितना इलेक्ट्रिसिटी का
भोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इन सारी चीजों के पहले आंकड़ों को देखते हैं, फिर हम लोग ज्योग्राफी का जो मेन पार्ट है उस पर आएंगे। खनिज संपदा के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं एनर्जी के सोर्स, ऊर्जा के साधन, क्योंकि इसके बिना किसी भी समाज, किसी भी देश की प्रगति की कल्पना हम नहीं कर सकते। जो समाज जितना आगे होगा, जो देश जितना प्रगति करेगा, वहां ऊर्जा की खपत उतनी ही अधिक होगी। यह एक मापदंड है विकास का भी। इसलिए ऊर्जा की खपत के मामले में बिहार की क्या स्थिति है, उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उस पर पहले दृष्टि डाल लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में जो आंकड़े दिए गए हैं वही मैंने यहां पर बताया है। इन आंकड़ों को आप ध्यान से देखें। सबसे पहला कि बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बिहार में वर्तमान में कितनी है। जो मार्च 2020 तक के जो आंकड़े हैं तो वो बढ़कर अब हो चुकी है 332 किलोवाट आवर, 332 किलोवाट आवर, जो 7 साल पहले जो तुलनात्मक अध्ययन किए गए हैं 2012-13 में, जो 7 वर्ष पहले की बात है, तो वो था 145 किलोवाट आवर। यानी उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में ये प्रगति दिखाई देती है। जो प्रति व्यक्ति खपत है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उस वक्त थी मात्र 145 किलोवाट और अब है कितना, 332 किलोवाट। यानी पिछले 7 वर्षों में इसमें 129% की बढ़ोतरी हुई है। किस चीज में, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में, बिजली की खपत, सिंपल सी भाषा में कहो तो बिजली की खपत में। दूसरा जो महत्वपूर्ण, मार्च 2020 तक कुल उत्पादन क्षमता बिहार में जो बिजली उत्पादन केंद्र हैं उसकी जो क्षमता वो कितनी थी, तो वो थी 6073 मेगावाट। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये मुख्य है कि जो उत्पादन क्षमता बिहार में मौजूद है, विद्युत उत्पादन केंद्र जो भी हैं, उनकी कुल क्षमता 6073 मेगावाट की है। इसके पश्चात चरम मांग, मार्च 2020 में चरम मांग, यानी बिहार में ऊर्जा की जो मैक्सिमम डिमांड थी, अधिक से अधिक लोगों ने जो बिजली का डिमांड किया, वो यहां 5900 मेगावाट तक आ गई थी। ये डिमांड था। तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो डिमांड बिहार में बढ़ी है उसी को ये प्रदर्शित कर रहा है ये आंकड़े। तो 5900 मेगावाट की डिमांड थी, चरम मांग थी। 2012-13 में देखूं तो वो मांग 2650 मेगावाट की थी। तो यहां पर जो दिखाई दे रही है कि इसमें बढ़ोतरी कितनी, 123% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, मांग की चरम पूर्ति, जो डिमांड था तो उसकी पूर्ति कितनी हुई, उसकी सप्लाई कितनी हुई, तो इसमें भी जबरदस्त प्रोग्रेस बिहार में देखने को मिल रही है। 2019-20 में 5891 5891 मेगावाट ये चरम पूर्ति थी, ये सप्लाई था जो डिमांड थी। तो 2012-13 की बात मैं करूं तो उस वक्त मात्र 1802 मेगावाट की पूर्ति हो पा रही थी। यानी इस क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति देखने को मिल रही है। जो प्रगति कितनी दिख रही है, 226% की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। मांग और उसकी पूर्ति में 226% की वृद्धि है पिछले 7 वर्षों में। फिर बिजली की उपलब्धता, अब देख लीजिए, जब इतनी डिमांड और उसकी पूर्ति की जा रही है तो बिजली की जो उपलब्धता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आज 20 से 22 घंटे बिजली रह रही है, तो शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे आज बिजली की सप्लाई हो पा रही है, क्योंकि जो डिमांड है ना उसकी पूर्ति लगभग हो जा रही है। थोड़ा सा अंतर यहां पर बच रहा है। आप देख रहे हैं कितना, 5891 मेगावाट चरम पूर्ति है और डिमांड कितना है, 5900, तो बहुत मामूली सा गैप बच रहा है। तो वो भी पूर्ति अब संभावित लगातार सरकार के द्वारा प्रयास की जा रही है। नेक्स्ट देख लिए, 2019-20 में बिजली की खपत के मामले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिजली की खपत के मामले में जो महत्वपूर्ण जिले सबसे आगे हैं, तो आप देख लीजिए पहला स्थान पटना का है और खपत 549.5 करोड़ यूनिट। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है गया का 170.7 करोड़ यूनिट और तीसरे पे मुजफ्फरपुर जिला है जहां 137 करोड़ यूनिट बिजली की खपत हो रही है। दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि ऊर्जा की खपत यह भी इंडिकेट करता है, ये इशारा करता है कि वो क्षेत्र कितना विकसित है, वहां पर कितने लोग इस चीज को कंज्यूम करने के लिए मौजूद हैं। तो इस दृष्टिकोण से देख लें कि पटना के निकट भी दूसरा तीसरा नहीं पहुंच पाया है। पटना पहला, दूसरा गया, तीसरा मुजफ्फरपुर, ये 3 याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे निचले पायदान पे जहां ऊर्जा की डिमांड सबसे कम रही है, खपत भी सबसे कम हुए, तो वो 3 जिले हैं, शिवहर,
अरवल और शेखपुरा, और उनका जो बिजली का जो कंज्यूम हुआ है वो 10.4 करोड़ यूनिट जो मिनिमम है वो शिवहर का है। इसके पश्चात अरवल का 17.8 करोड़ यूनिट, देन शेखपुरा का 24.1 करोड़ यूनिट। ये कुछ फैक्ट्स थे जो इकोनॉमी से रिलेटेड थे, जो बिहार के वर्तमान स्थिति को इंडिकेट कर रही है, बता रही है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रमुख केंद्र हैं जहां पर बिजली उत्पादन की जा रही है, जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो कोयले आधारित जो संयंत्र जहां पे लगे, तो वो बिहार में कहां कहां पर है, वो लोकेशन भी हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि वो बिहार के किस जिले में कहां पर मौजूद है। इसके अलावा जो जल विद्युत केंद्र है वो कितने हैं और वो कौन कौन से हैं, इस पर भी निगाह डालेंगे, क्योंकि सभी को मिला देना तो बिहार के अंतर्गत जो कुल क्षमता है विद्युत उत्पादन की, आप ध्यान रखिए 6073 मेगावाट हो गई है। कौन कौन से क्षेत्र हैं इस पर निगाह डालते हैं। गाइस, सबसे पहले जो थर्मल पावर स्टेशन है जहां कोयले पर आधारित ऊर्जा संयंत्र बिहार में मौजूद है, उनकी अवस्थिति बिहार में कहां पर है उसे हम लोग देख लेते हैं। एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, उसकी 2 इकाइयां बिहार में मौजूद है, 2 बड़ी इकाई। एक कहलगांव में जो बिहार के पूर्वी सेक्शन में गंगा नदी के दक्षिण में है, ये भागलपुर जिले में मौजूद है, और दूसरा बाढ़ जो पटना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ये भी गंगा नदी के साउथ में। तो ये दोनों एनटीपीसी के ही द्वारा स्थापित इकाई है जो थर्मल पावर स्टेशन है। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा जो स्थापित स्टेशन थे, जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा स्थापित है, वो 2 बरौनी और कांटी, ये दोनों उत्तर बिहार में, बरौनी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में और कांटी मुजफ्फरपुर जिले में, ये 2 उत्तर बिहार में थे जो बीएसईबी बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा स्थापित है। यद्यपि आज ये दोनों भी एनटीपीसी के अधीन है, लेकिन आरंभ में ये बिहार सरकार के अधीन थी ये दोनों इकाई। अब जो निर्माणाधीन है, जो नई इकाइयां हैं, उनमें औरंगाबाद जिले में नवीनगर और चौसा ये बक्सर जिले में, और एक मेगा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी जो 4000 मेगावाट क्षमता वाली एक इकाई, वो बांका जो बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद है, यहां स्थापित होने वाली है। ये कुछ परियोजनाएं हैं जो भविष्य में आने वाली हैं, किंतु जो वर्तमान में मौजूद है, आइए बारी बारी से सबों के बारे में देखते हैं। गाइस, सबसे पहले बिहार में जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो कोयले पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है, उनमें एनटीपीसी के द्वारा स्थापित 2 बड़ी इकाइयां बिहार में मौजूद हैं। एक कहलगांव भागलपुर जिले में और दूसरा बाढ़ पटना जिले में। तो सबसे पहले एनटीपीसी कहलगांव के बारे में देखते हैं कि भागलपुर जिला में मौजूद है। तो इसका जो लोकेशन है वो देखिए, बिहार का बिल्कुल ईस्टर्न साइड गंगा नदी के दक्षिण में भागलपुर जिले में ये कहलगांव यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये इकाई है और इसके लिए जल की आपूर्ति गंगा नदी से ही की जाती है, क्योंकि गंगा नदी के तट पर ही ये मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण, कोयले की जो आपूर्ति यहां पर की जाती है वो पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा की जाती है। कहां से? एक्चुअली ये झारखंड में मौजूद है, राजमहल कोलफील्ड्स, वहीं से ये उपलब्ध कराई जाती है कोयला। एनटीपीसी कहलगांव में एक बड़ी इकाई है जिसकी कुल क्षमता है 2340 मेगावाट उत्पादन करने की। कहलगांव में प्रतिदिन 35 से 50 हजार टन कोयले की आपूर्ति होती है, ये खपत होती है यहाँ पर डे 35 से 50 हजार टन। और सालाना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो फ्लाई एस निकल के आती है वो 65 लाख टन फ्लाई एस निकलती है। फ्लाई एस में जो चीजें मौजूद होती है वो है सिलिका, एल्यूमिना, पारा और आयरन। तो आज कहलगांव के अंतर्गत ये जो फ्लाई एस है, इसका होता क्या है? तो आज के डेट में ध्यान रखिएगा, इससे बड़ी मात्रा में ईंटें बनाई जा रही है, ईंट ब्रिक्स, जो मकानों बिल्डिंग के निर्माण में बहुत ही उपयोगी, हल्के होते हैं और मजबूती भी होती है इसमें। ये काफी लोकप्रिय होता जा रहा है दिनों दिन। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में उसकी जो दूसरी इकाई है ना, वो पटना जिले के अंतर्गत बाढ़ में स्थापित की गई है। बाढ़ यहाँ पर लगभग मध्य भाग, अगर पटना जिले की मैं बात करूँ तो ये भी गंगा नदी के साउथ में दक्षिण में मौजूद है। बाढ़ की इकाइयाँ अभी पूरी तरह बनी नहीं है, इकाई से उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, जबकि 2 अन्य इकाई अभी निर्माणाधीन है। तो ये 2 बड़ी इकाई थी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, जो एनटीपीसी के अधीन थी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अधीन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधीन थी, और ये दोनों कोयले पर आधारित है। गाइस, बिहार में बिजली के देखरेख के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी अप्रैल 1958 में। 1958 में सबसे पहले बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे हम बीएसईबी के नाम से जानते हैं। बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण और विद्युत से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, उनके संचालन का दायित्व बीएसईबी को ही दिया गया, यानी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ही दिया गया।
तो इसके अधीन सबसे पहले 2 विद्युत केंद्र की स्थापना बिहार में की गई थी, एक बरौनी थर्मल पावर स्टेशन और दूसरा कांटी में जो मुजफ्फरपुर जिले में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बरौनी थर्मल पावर की जो क्या स्थिति है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। बरौनी थर्मल पावर में 7 इकाइयां मौजूद थी, लेकिन वर्तमान में 5 इकाइयां तो पूरी तरह मृत हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। उत्पादन तो कब का बंद था। अब 6ठी इकाई में जीर्णोद्वार का कार्य चल रहा है और सिर्फ 7वीं इकाई वहां कार्यरत है, वो भी तब जब इसका पूरा दायित्व एनटीपीसी को सुपुर्द कर दिया गया। इसके पश्चात कांटी में जो थर्मल पावर स्टेशन है, जिसे हम लोग KBUNL कहते हैं, इसका जो विस्तार है कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, याद रखिएगा, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, KBUNL इसे कहते हैं। जब इसकी स्थापना की गई तब एनटीपीसी और BSEB दोनों की इसमें भागीदारी थी 65-35 के रेशियो में, इसकी इक्विटी में। तो यह इकाई भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। अंततः बिहार सरकार ने निर्णय लिया और इसे भी एनटीपीसी को सुपुर्द कर दिया और आज 100% इक्विटी एनटीपीसी के पास ही है। यानी कि बिहार में जो भी थर्मल पावर स्टेशन है, 2 एनटीपीसी के द्वारा खुद स्थापित की गई है, वो कहलगांव और बाढ़ में, और जो बिहार की अपनी थी कांटी और बरौनी में, ये दोनों भी आज एनटीपीसी के पास है। इसलिए बिहार में आज ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति दिख रही है वो तभी हो पाई है जब राज्य सरकार ने यह ठोस निर्णय लिया और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेकर पूरा पावर एनटीपीसी को सुपुर्द कर दिया। गाइस, बिहार में जो भावी प्रोजेक्ट है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नवीनगर संयंत्र। इसका जो प्रथम चरण है ये औरंगाबाद जिले में है। ये आरंभ में एनटीपीसी और BSEPCL यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम था और इसमें 50-50 दोनों की इक्विटी की भागीदारी थी, यानी 50-50% में दोनों की भागीदारी थी। किंतु वर्तमान में 100% इसकी भी भागीदारी चली गई है एनटीपीसी के पास। तो नवीनगर प्रोजेक्ट भी अब एनटीपीसी के पास चले गए हैं। इसके पश्चात चौसा विद्युत परियोजना, ये बक्सर यहां पर चौसा है, ये परियोजना है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने मार्च 2019 में इसका शिलान्यास भी कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रीनफील्ड विद्युत परियोजना है। ग्रीनफील्ड का आशय है कि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, इस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। और इसके लिए सतलुज जल विद्युत निगम के साथ एक समझौता भी किया गया है। तो किस संयंत्र के लिए? तो ध्यान रखिएगा, चौसा विद्युत संयंत्र के लिए, जिस परियोजना पर यहां कार्य किए जाएंगे इसके लिए। किसके साथ? तो सतलुज जल विद्युत निगम के साथ। इसका शिलान्यास किसने किया? तो प्रधानमंत्री ने किया। कब किया? तो मार्च 2019 में किया है। ठीक है। इसके पश्चात जो बांका अति विशाल विद्युत परियोजना, ये मेगा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के हैं, इसके अंतर्गत बिहार में बांका का चयन किया गया है जो बिहार के दक्षिण पूर्व में मौजूद है। ये भागलपुर जिले से दक्षिण में ये पड़ता है, ये बांका। तो बांका का ये जो प्रोजेक्ट है ना, 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली है और इसके लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 2 सेक्शन जो झारखंड के ही हैं, बरहट और धुलिया नाला, ये 2 कोयला का जो ब्लॉक है इसके लिए आरक्षित घोषित कर दिया है। एक बड़े कोयला ब्लॉक है जो इस संयंत्र के लिए, बांका के लिए आरक्षित घोषित किया है। किसने? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। तो यहां पर जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले कि नवीनगर संयंत्र कहां पर है? तो वो औरंगाबाद जिले में है और ये जो इकाई है पूरी तरह एनटीपीसी के अधीन है। इसके पश्चात चौसा विद्युत केंद्र, वो बक्सर जिला में मौजूद है। बिल्कुल वो स्थान जहां पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, प्रवेश द्वार है, वहीं पर इसकी स्थापना की जा रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी कर दिया है। और यहां पर जो प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे ना, तो उसके लिए जो समझौता किया गया है किससे? सतलुज जल विद्युत निगम से, जो पंजाब की इकाई है। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, यानी यहां पर पर्यावरण का पूरा ध्यान रखकर ये कार्य किए जाएंगे जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहां पर बनेंगे और इसके लिए जल की आपूर्ति गंगा नदी से ही की जाएगी। बिल्कुल स्वाभाविक कि गंगा नदी के तट पर यह मौजूद है। और इसके पश्चात बांका अति विशाल यानी मेगा प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की है, वो बांका में ही मौजूद है। इसकी क्षमता 4000 मेगावाट की है और इसके लिए 2 प्रमुख कोयला ब्लॉक केंद्र सरकार ने तय कर दिए हैं और ये हैं बरहट और धुलिया नाला, ये झारखंड में मौजूद है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। गाइस, बिहार में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी बिजली पैदा की जा रही है, अल्प मात्रा में ही सही किंतु की जा रही है। तो जो केंद्र यहां पर मौजूद है उनकी चर्चा
करने से पहले आप देख लीजिए कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी कि बिहार में जो जल संसाधन मौजूद हैं उनसे बिजली पैदा करने के लिए जो कुछ गतिविधियां हो उनके नियंत्रण, उनके रखरखाव, सभी चीज़ों का दायित्व इन्हें ही सुपुर्द किया गया था। तो बिहार में वर्तमान में छोटी छोटी 13 इकाइयां हैं जहां पर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वो जो 13 इकाइयां हैं उनकी कुल उत्पादन क्षमता 54.3 मेगावाट है। काफी कम है, किंतु जो भी है वो कार्य अब कर रही है। 13 ऐसे केंद्र हैं जो फंक्शन में है। ध्यान रखिएगा, 3 मुख्य नदी जो बिहार की है ना, इन्हीं 3 नदियों के इर्द गिर्द जो उनका कह सकते हैं बिहार में जहां प्रवेश है वहीं पर ये केंद्र स्थापित है। तो ये नदी गंडक नदी, कोसी नदी और यहाँ सोन नदी, इन्हीं 3 नदियों का वो क्षेत्र जो कह सकते हैं बिहार में जहाँ पर ये प्रवेश कर रही है वहीं पर ये छोटी इकाइयाँ स्थापित है। वो जो हैं आइए बोर्ड पर देखते हैं, उनके स्थान को आप ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे। पहला कोसी जल विद्युत केंद्र। मैं एक बात यहाँ पर गाइस आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्रीवियस वीडियोस है बिहार स्पेशल से रिलेटेड, अगर आपने गंभीर तैयारी करनी है, डिटेल्स में जाना है, एमसीक्यूज के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कोचिंग का चक्कर ज़्यादा नहीं लगाना है, तो हमारे सारे वीडियोज़ जो बिहार से संबंधित है आप काइंडली पूरा रेगुलर देखिए। बिहार का भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वो आप आराम से सॉल्व करेंगे। आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अधिक टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए काइंडली हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आप अवश्य देख लें। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, आप काइंडली वहां विजिट करें। यहां पर आप ध्यान रखें कि कोसी जल विद्युत केंद्र ये कटैया, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर एक छोटी इकाई है जल विद्युत केंद्र की, कितनी क्षमता की है ये आप याद ना रखें, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं। वो यहां पर सुपौल में मौजूद है। इसके पश्चात पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, वाल्मीकि नहर, पूर्वी गंडक नहर, तो गंडक नदी का मार्ग ये है, तो पूर्वी तो इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर वाल्मीकि नगर में ये केंद्र स्थापित है जल विद्युत केंद्र। तीसरा सोन पश्चिमी लिंक नहर विद्युत परियोजना, तो सोन नदी का मार्ग ये है, दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है और यहां पर गंगा से मिल रही है। तो क्या है, सोन पश्चिमी लिंक नहर, तो सोन पश्चिमी, तो सोन नदी का पश्चिम क्षेत्र ये हुआ। तो यहां पर इस सेक्शन में देखिए रोहतास डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, क्योंकि इस सोन नदी की इस तरफ रोहतास जिले, इस तरफ औरंगाबाद जिले यहां पर मौजूद है। तो यहां पर डेहरी ऑन सोन में ये केंद्र स्थापित है जो सोन पश्चिमी लिंक नहर विद्युत परियोजना है। इसके पश्चात सोन पूर्वी लिंक नहर, तो इधर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो वो जगह बारून है वो यहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगनूर जल विद्युत परियोजना, ये अगनूर अरवल जिला में, आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि मालूम है कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही काटकर अरवल जिला नया बनाया गया है, तो ये सोन नदी के जल का उपयोग करके ही यहां पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो जगह याद रखिए, अगनूर कहां पर, अरवल जिले में। इसके पश्चात छठा है ढेलाबाग जल विद्युत उत्पादन केंद्र, ये रोहतास जिले में मौजूद है, यहां पर है ढेलाबाग। गई सातवां है त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, ये त्रिवेणी पश्चिम चंपारण में मौजूद है। आठवां नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, ये नासरीगंज रोहतास में मौजूद है, रोहतास जिले में मौजूद है। इसके अलावा सेवाड़ी जल विद्युत केंद्र, ये भी सेवाड़ी रोहतास जिले में मौजूद है। जयनगरा जल विद्युत केंद्र, ये भी जयनगरा रोहतास जिले में ही मौजूद है। सिरखिंडा जल विद्युत केंद्र, ये भी सिरखिंडा रोहतास में ही मौजूद है। ये रोहतास जिले में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। बेलसार जल विद्युत केंद्र, याद रखिए बेलसार ये अरवल जिले में मौजूद है, नाम याद रखिएगा, बेलसार ये अरवल जिले में है। इसके अलावा खुद अरवल जल विद्युत केंद्र ये अरवल में मौजूद है। तो ये जो 13 जल विद्युत केंद्र है ना, ये चालू स्थिति में है, यहां से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, अल्प मात्रा में ही सही किंतु हो रहा है। किंतु अन्य छोटे जल विद्युत केंद्र निर्माणाधीन भी है, तो जो निर्माणाधीन है आइए उसे भी देखते हैं। गाइस, इनके अलावा कुछ छोटी जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन भी हैं, तो जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उसकी जो कुल क्षमता होगी ना वो 9.3 मेगावाट, 9.3 मेगावाट। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वो कौन कौन से केंद्र हैं और किस जिले में है, यानी कहां पर वो मौजूद है। तो अमेठी रोहतास में, पहरमा रोहतास में, रामपुर भी रोहतास में, नटवार, यानी ये जो 4 केंद्र हैं अमेठी, पहरमा, रामपुर और नटवार, ये चारों जल विद्युत केंद्र रोहतास जिले में मौजूद है। इन क्षमताओं पर आप ध्यान मत दें एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, आप सिर्फ ये जो जगह है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर वो निर्माणाधीन है, इसे आप ध्यान में रखें। इसके पश्चात औरंगाबाद में 3, तेजपुरा,
सिपहा और देहरा, ये तीनों औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा सुपौल में एक, राजापुर, लेकिन पश्चिम चंपारण में फिर 2 निर्माणाधीन है, मठौली और बरवल, ये दोनों पश्चिम चंपारण में है, और एक वलीदाद अरवल जिले में है। तो ये जो निर्माणाधीन इकाई है, ये 11 जल विद्युत केंद्र है जो निर्माणाधीन है। जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे तो इनसे कुल मिलाकर 9.3 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन संभव हो पाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बिहार में परंपरागत ऊर्जा स्रोत काफी कम है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें हमारे यहाँ है नहीं, आणविक संयंत्र है नहीं, तो थोड़ी बहुत जल विद्युत उत्पादन की ही संभावनाएं बनती हैं, जिस पर हम लोगों ने देखा। अब सरकार का ये दृष्टिकोण है कि अपरंपरागत जो क्षेत्र हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र, जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र हैं, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, तो उनमें बिहार के संदर्भ में देखूं तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, ये 3 सेक्टर मुख्य रूप से दिखाई देते हैं जिसकी संभावना बिहार में है। लेकिन यहां पर पवन ऊर्जा की संभावनाएं बहुत ही न्यून है, क्योंकि जितनी गति चाहिए वायु में ऊर्जा के उत्पादन के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए, वो गति यहां पर वायु में रेगुलर नहीं मिल पाती है। इसलिए पवन ऊर्जा से संबंधित योजनाएं भी बहुत कारगर यहां पर नहीं साबित हो सकती है, हालांकि प्रयास इस पे भी जारी है। किंतु सौर ऊर्जा और बायोगैस के संदर्भ में बिहार में असीम संभावनाएं मौजूद है। इसलिए बिहार सरकार ने अपरंपरागत ऊर्जा क्षेत्र पर, यानी नॉन कन्वेंशनल सेक्टर पर भी ध्यान दिया और उसके लिए ब्रेडा का गठन किया। ब्रेडा क्या है कि उसका हिंदी पहले आप देख लें कि बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण है। ब्रेडा यानी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ब्रेडा की स्थापना की। और ये ब्रेडा अभी क्या कर रही है, तो ब्रेडा के अधीन जो अभी मुख्य रूप से कार्य दिए गए हैं, जो कार्य ये संचालित कर रहे हैं, तो वो है जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित और रूफ टॉप सौर ऊर्जा। ये पैनल लगा रहे हैं रूफ टॉप यानी छत के ऊपरी हिस्से पर। इस परियोजना पे ये वर्तमान में कार्य कर रही हैं और इसके द्वारा भी विद्युत उत्पादन बढ़ाने का प्रयास बिहार में किया जा रहा है। गाइज, आज मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। आज के सेशन में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपने देखा। यहां पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र, इससे पहले थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से थे, इस पर आप फोकस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊं जिसमें विद्युत क्षेत्र के संस्थागत ढांचे से संबंधित नई योजनाएं क्या क्या है, बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की भी। उन दोनों योजनाओं पर फोकस करेंगे कि बिहार में खासकर ऊर्जा संसाधन के विकास के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इकोनॉमी के सेक्शन से महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें हो सकते हैं, इसलिए दूसरा एपिसोड भी ध्यानपूर्वक देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर ले और बेल आइकन पर भी बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस जो भी हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो पहले से बंदे हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं, काइंडली आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो और इसके पश्चात लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें, खुद फायदा उठाएं, लोगों को बांटे भी, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।